सो हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। हम आज आपको बताते हैं भाई कि एनर्जी इन ट्रैवलिंग वेव क्या होता है ना। जैसे वेव ऐसे ऐसे ट्रैवल कर रहा है तो इसमें एनर्जी कितना जा रहा है भाई, किधर से किधर जा रहा है एनर्जी, है ना। ये सब चीज़ें बच्चों आपको जानना है तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें, है ना। तो हमने ऐसे फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जब वेव ऐसे ऐसे ट्रैवल कर रही है बच्चों, क्योंकि ये ट्रैवलिंग वेव तो इसमें एनर्जी के साथ साथ मोमेंटम का भी ट्रैवल होता है ना। तो वो सब चीज़ें ठीक है, वहाँ पे बता दिया था, लेकिन अभी एक्सप्लेन करना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि बस ऐसे ही समझ लेंगे कि हाँ ऐसे ऐसे ट्रैवल होता है तो आपको ऐसे एग्जाम में सवाल नहीं होंगे ना, क्योंकि वहाँ पे फार्मूला की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, कॉन्सेप्ट आना चाहिए, बट वहाँ पे तो फार्मूला की ज़रूरत है। तो इसीलिए फार्मूला को देख लेते हैं कैसे आता है चीज़ें। ठीक है, बहुत आसान होने वाला है बच्चों। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, मैं क्या बताने वाला हूँ भाई, मैं ये बताने वाला हूँ बच्चों कि देखिएगा, अगर हमारे पास एक ट्रैवलिंग वेव है, इस तरीके से मान लेते हैं, ऐसे करके दिया हुआ है। सर आप चश्मा पहनते हो? अरे बच्चों बहुत पहले से ही पहनता था, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है आँखों में। मान लेते हैं ये एक इस टाइप का ट्रैवलिंग वेव हमने बना दिया है बच्चों, है ना। और आगे भी जा रहा होगा, है ना, और आगे भी जा रहा होगा। देखा जाए अगर ध्यान से बच्चों तो यहाँ पे ये हमारे पास सोर्स पॉइंट होता है, हम इसी को पकड़ कर ऐसे 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 करते हैं तो वेव ऐसे ऐसे बनता है। ठीक है भाई, ये चीज़ें अगर आपको क्लियर है तो आप एक चीज़ समझिएगा, हम अगर ये जो देखते हैं कि ऐसे ऐसे हमारे पास स्ट्रिंग हो गया है, ये तो शुरू में तो रस्सी ही था भाई। तो रस्सी कैसा था शुरुआत में रस्सी कुछ ऐसा था, है कि नहीं। रस्सी तो कुछ ऐसा ही था भाई, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर शुरू में देखें तो रस्सी तो ऐसे ही पड़ा हुआ था ऐसे करके, बस हम इसको यहाँ पे ऐसे ऐसे पल्स दे दिए तो ये ऐसे ऐसे करते करते आगे की तरफ चला गया। चलिए हम आपको एक्सप्लेन भी कर देते हैं इधर से देखकर। सिमुलेशन भी हम लाए हैं बच्चों ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो देखा जाए तो एक हम पल्स क्रिएट करते हैं। ये देखिए किस तरीके से उस डायरेक्शन में भागा। डैम्पिंग जीरो कर देते हैं, है ना। ये देखिएगा, आप ये चीज़ ध्यान से देखिए कि अगर यहाँ पे ऐसे अगर एक पल्स क्रिएट हो रहा है, तो इधर वाले पार्टिकल्स रुके हुए हैं, इस साइड वाले, ये इधर वाले पार्टिकल जो भी आप देख रहे हैं, ये सब पार्टिकल ये सारे यहाँ पे रुके हुए हैं भाई। उनको पता नहीं है कि इधर से वेव आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जब वेव आ रहा है तो ये भी ऐसे करके अपना मोशन कर रहे हैं, ऊपर ऊपर नीचे ऊपर नीचे। भले ही इन पार्टिकल्स का मोशन ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन वेव ट्रेवल इस डायरेक्शन में कर रहा है, राइट डायरेक्शन में कर रहा है। तो सर आप बताना क्या चाहते हैं? मैं बताना ये चाहता हूँ बच्चों कि आप ध्यान से देखिएगा, अगर ये स्ट्रिंग शुरुआत में ऐसा था तो ये ऐसा शेप में हो गया तो इसका लेंथ नहीं बढ़ गया होगा। सोचिए थोड़ा ध्यान से भाई, अगर स्ट्रिंग ऐसा है तो इसका लेंथ मतलब 5 सेंटीमीटर है, तो ये बच्चों देख रहे हैं ऐसा हो गया ये, तो इससे बड़ा तो ये है ना भाई। समझिएगा, ये दो पॉइंट है, इन पॉइंट के बीच की दूरी मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर है, तो ये तो देख रहे हैं कि ऐसे गया है, मतलब हो सकता है इसकी ये दूरी 2 सेंटीमीटर का हो जाए। समझ में नहीं आ रहा बच्चों, ये होता है डिस्टेंस डायरेक्ट, सॉरी ये होता है डिस्प्लेसमेंट, दो पॉइंट के बीच में डायरेक्ट दूरी। लेकिन ये ऐसे करके जा रहा है, ये ऐसे करके अगर जाएगा तो भाई ये दूरी बढ़ जाएगा ना, है कि नहीं, बढ़ जाएगा कि नहीं। तो सोचिए इतना ही दूरी था यहाँ पे, तो ये बढ़ के ऐसे कैसे हो गया, मतलब रस्सी रबड़ बन गया। आखिरकार रबड़ इतना छोटा होता है ऐसा, हम इसको तीर कितना बड़ा कर देते हैं। रबड़ में इलास्टिक वैसा नेचर होता है ना बच्चों, तो वो तन जाता है, ऐसे खींच जाता है। ठीक है, तो रस्सी है तो रस्सी में थोड़ी इलास्टिक है, वो कैसे खींच जा रहा है। तो यही चीज़ यहाँ पे समझना है कि ये खींच कैसे जा रहा है। स्प्रिंग होता था तो स्प्रिंग वैसे खींच जाता था, तो वो सब चीज़ें खींच कर हम उनका लेंथ बढ़ा देते थे। लेकिन यहाँ पे लेंथ क्यों बढ़ रहा है, यहाँ पे दूरी ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो ये इतना बढ़ जा रहा है, ये बढ़ा ही दूरी है। है ना। तो समझिएगा, रस्सी के पार्टिकल्स जो है ना, ये सब पार्टिकल्स ऐसे है, सारे रस्सी पे ऐसे ऐसे पार्टिकल है, तो ये अपने ऐसे ऐसे स्ट्रेच हो रहे हैं।
इनके पार्टिकल्स एक दूसरे को स्ट्रेच कर रहे हैं, टेंशन क्रिएट हो रहा है रस्सी में, इसी कारण तो वेव ऐसे करके ट्रेवल कर रहा है आगे की तरफ। हाँ सर, बात तो यही है, वेलोसिटी ऑफ वेव इस डायरेक्शन में ऐसे ट्रेवल कर रहा है। अगर कोई भी रैंडम पार्टिकल अगर हम ये उठा लें, मान लेते हैं कि हमने ये पार्टिकल उठा लिया, कोई भी एक पार्टिकल उठा सकते हैं बच्चों, तो रैंडम पार्टिकल मैंने अगर ये उठा लिया, कोई और पार्टिकल ऐसे है, कोई और ऐसे है, कोई और ऐसे है, कोई और ऐसे है, कोई ऐसे है, कोई ऐसे है, हर जगह पे ऐसे ऐसे पार्टिकल हैं। पार्टिकल्स यहाँ पे जो स्ट्रिंग पे है ना बच्चों, उनका मोशन जो हो रहा है ना, उनका मोशन आप देख सकते हैं, आपको पता भी होगा, हमने तो ये चीज़ बता ही रखा है कि वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होता है जो स्ट्रिंग पे होता है। इसका स्लोप देख लेते हैं, पॉजिटिव स्लोप है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका वेलोसिटी नेगेटिव होगा, ये नीचे की तरफ इसका वेलोसिटी होगा। तो देख रहे हैं स्ट्रिंग में जो ये पार्टिकल्स है इनका भी मोशन हो रहा है, तो इन पार्टिकल्स के मोशन के कारण ही इसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी इलास्टिक नेचर की वजह से आ जाएगा, क्योंकि ये पार्टिकल्स आपस में खींचे हुए हैं भाई, ये पार्टिकल इधर खींच रहा है, इधर वाले पार्टिकल इधर खींचा जा रहा है, टेंशन क्रिएट हो रहा है स्ट्रिंग में, है ना। तो उसी के कारण से यहाँ पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाएगा, समझ गए बच्चों। तो जो एनर्जी का फॉर्मेट होगा, जो हम ये एनर्जी देख रहे हैं यहाँ पे, जो एनर्जी देख रहे हैं वो आ जाएगा एक काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इट्स ऑन पार्टिकल्स, और एक और आ जाएगा यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, है कि नहीं बच्चों, ड्यू टू इलास्टिक नेचर, इलास्टिक नेचर, है कि नहीं बच्चों। अब अगर आप देखना चाहें कि और कोई एनर्जी आएगा क्या, और कोई एनर्जी आएगा, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी तो ठीक है हम समझ गए कि ऐसे आ जाएगा, क्या कोई और भी एनर्जी आ सकता है। अगर आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ले, तो हम तो बोल रखे हैं बच्चों कि ये स्ट्रिंग का मास हम लोग बहुत कम लेते हैं, तो आप लोग वो निगलेक्ट कर सकते हैं। और अगर सोचेंगे कि अगर डैम्पिंग ले ले, डैम्पिंग केस में क्या होता है, धीरे धीरे जाके यहाँ पे वेव जो होता है धीरे धीरे उसका क्या बोलते हैं, ये एम्पलीट्यूड कम होता जाता है और लास्ट में जाकर शांत हो जाता है है ना। तो डैम्पिंग का केस भी नहीं ले रहे हैं ताकि कोई ड्रैग फोर्स लगे, कोई इसमें मास हो जाए, तो मास हम ले ही नहीं रहे स्ट्रिंग का, तो और कोई हमें यहाँ पे एनर्जी दिख नहीं रहा है बच्चों, तो और कोई एनर्जी लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो बस यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हम ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल निकालना चाहें कि काइनेटिक एनर्जी कैसे होगा यहाँ पे, तो बहुत आसान तरीके से हम लोग कर सकते हैं बच्चों। समझिएगा एक चीज़, यहाँ पे ये जो पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे हमारे पास, अगर देखा जाए कहीं पे कोई भी रैंडम पार्टिकल को उठा सकते हैं, दो पार्टिकल को उठा लेंगे जिनमें डिस्टेंस तो बहुत कम ही होता है ना भाई, अब बहुत सटे सटे है ना, तो बहुत डिस्टेंस कम कम होता है। मान लेते हैं कि अगर आपको बोल दिया गया है कि आप ये इतना चीज़ को उठा लें, यहाँ से इतना डिस्टेंस चलेगा, छोटा सा डिस्टेंस है ना बच्चों। मान लेते हैं आपने ये इतना लेंथ ले लिया, ये लेंथ आपको दे दिया है dx है भाई, dx लेंथ आप ले लिए हैं, स्ट्रिंग का कितना लेंथ लिए हैं बच्चों, जब वो शांत था, स्ट्रिंग शांत था, तो यहाँ पे dx लेंथ ले लिए। तो अगर स्ट्रिंग स्ट्रेच हो गया है, अगर स्ट्रिंग में ऐसे ऐसे वेव बन गया है, तो स्ट्रिंग स्ट्रेच हो गया है, तब यहाँ पे देखना है कितना डिस्टेंस हो गया होगा। भाई हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, आखिरकार हमको शुरुआत में क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे निकाल सकते हैं, सोचिए थोड़ा सा बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं। अगर कोई स्ट्रिंग होता था, कहीं पे स्प्रिंग का एग्जांपल आपको मैं दे देता हूँ। मान लेते हैं कि ऐसे अगर यहाँ पे है, ये स्प्रिंग है, अगर इसमें हम लोग कुछ अटैच कर देते थे, हम लोग कुछ तरीके से इसे खींच देते थे, तो स्प्रिंग खींच जाता था। लेंथ यहाँ पे मान लेते हैं, इसका लेंथ कितना था, यहाँ पे मान लेते हैं इसका लेंथ L था, तो यहाँ से ऐसे अगर खींच गया है तो इसका लेंथ L+X हो जाएगा। भाई यही तो हो जाएगा। कैसे हो गया, जब हम एक्सटर्नल फोर्स इधर लगाए हैं, है ना। तो हमने जब एक्सटर्नल फोर्स इधर लगा दिया है स्प्रिंग के अपोजिट डायरेक्शन में, तो स्प्रिंग अपने तरफ एक फोर्स लगाया, क्योंकि स्प्रिंग अपने नेचर को ऑटोमेटिक फिर से पाना चाहेगा, तो अपने तरफ फोर्स जो लगाता है, ये फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग होता है, और यही kx तो होता है बच्चों। हम मान लेते हैं इधर वाले फोर्स को हम टेंशन बोल देते हैं, मान लेते हैं हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, टेंशन बोल देते हैं।
ठीक है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अगर देखें हम, तो ये कितना खींच गया, फाइनल लेंथ एल प्लस एक्स माइनस इनिशियल लेंथ, तो घटा देंगे इसमें से इसको तो एक्स ही तो आएगा, तो मतलब ये कितना खींच गया है, एक्स लेंथ खींच गया है। तो हम लोग कैसे लिखते थे यहाँ पे, फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, मतलब जो भी टेंशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स यहाँ पे क्या लग रहा है, सॉरी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो वर्क डन आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो टेंशन लग रहा है इस डायरेक्शन में, क्योंकि हम धीरे धीरे खींच रहे हैं ना, तो वही तो स्प्रिंग फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो हम ये बोल रहे हैं कि टेंशन यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स के बराबर ही हो जाएगा, जो कि केएक्स है। ठीक है सर। अगर वर्क डन देखें, वर्क डन बाई टेंशन कितना होगा, जो एक्सटर्नल फोर्स है टेंशन, वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट डी एस। तो टेंशन डॉट डी एस मतलब कितना डिस्टेंस खींचा है, एक्स डिस्टेंस, और जो टेंशन था वही तो स्प्रिंग फोर्स था, इंटू एक्स हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि एफ इंटू एक्स हो जाएगा वर्क डन। और जो वर्क किया है एक्सटर्नल फोर्स, जो टेंशन ने वर्क किया है, जो एक्सटर्नल फोर्स का काम कर रहा है, वही तो यहाँ पे स्टोर हुआ है एनर्जी स्प्रिंग में। क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है उसी के इक्वल तो है इसका स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स इंटू यहाँ पे एक्स आ गया है, और ये और कुछ नहीं, जितना काम बाहर का टेंशन ने किया है वही यहाँ पे एनर्जी स्टोर हुआ होगा, एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग। जितना काम किया गया है बाहरी फोर्स के द्वारा वही एनर्जी तो इसमें स्टोर होगा भाई। आखिरकार हम ऐसे खींच देते हैं स्प्रिंग को, तो अपने आप अंदर कैसे चला जाता है छोड़ने के बाद, क्योंकि जितना आप काम किए ना स्प्रिंग पे उतना ही एनर्जी उसमें स्टोर हो गया है, जो कि अंदर की तरफ खींचना चाहता है। तो वही एनर्जी होता है जो हम खींच देते हैं ना, जो हम काम करते हैं वही एनर्जी के फॉर्म में चला जाता है, और कुछ नहीं है, बस इंटर कन्वर्जन हो जाता है। ठीक है, बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसान है। तो इसको चलिए हम इस डायरेक्शन में लिख लेते हैं। एक चीज़ आपको समझ में आ गया ना कि हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं, एफ डॉट डी एस करके। तो इसीलिए तो हम ये डिस्टेंसवा निकाल रहे हैं कि कितना डिस्टेंसवा ये हो गया है इसके बीच में। अब शुरुआत में तो इसके पास लेंथवा डी एक्स था, अब कितना हो गया है वो चीज़ हम देखने वाले हैं। देखिए बड़ा सा हम अब बनाना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे छोटा छोटा दिखेगा नहीं। मान लीजिए स्ट्रिंग कुछ इस टाइप का ही तो था, इस टाइप का जा रहा था नीचे की तरफ, अच्छा सा बना देते हैं। ठीक है बच्चों, देखा जाए इनके बीच का ये दूरी कितना हो रहा था, dx आ रहा था। तो थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं, तो यहाँ पे ये दूरी कितना हो जाएगा, वही dx दूरी हो जाएगा। और ये एक पार्टिकल था, ये दूसरा पार्टिकल था, हमने दूर दूर करके ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये और कुछ नहीं बच्चों, ये अगर बहुत कम दूरी लिया है ना भाई, ये बहुत छोटा डिस्टेंस है, तो इसको हम डायरेक्टली ऐसे हाइपोटेनस के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो हम डायरेक्टली हाइपोटेनस के टर्म में लिख देंगे, तो कोई आपको परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत छोटा है, डी एक्स है। ये मान लेते हैं डी वाई लेंथ ऊपर की तरफ, और यहाँ पे मान लेते हैं कि ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये एंगल अगर थीटा ले लिया है, छोटा सा डी थीटा या थीटा ही ले लेते हैं, तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, आखिरकार ये जितना होता था उसका कॉस ये होता था, तो इधर सेक आ जाएगा। सिंपल सी तो बात है यार, डी एक्स का सेक थीटा आ जाएगा, है ना, डी एक्स का सेक थीटा आ जाएगा। अब अगर हम देखना चाहें, बच्चों, तो हमारे पास ये दूरी आ गया, ये दूरी आ गया, ये इतना है, शुरुआत में इतना था, फाइनल लेंथ इतना है। तो हमने जो dx कैलकुलेट करना है dx का वैल्यू, मतलब मान लेते हैं ना कि ये dl है, मान लेते हैं, क्योंकि dx बार बार लिखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। फाइनल dl का वैल्यू फाइनल लेंथ है, तो फाइनल लेंथ है dx सेक ऑफ थीटा है, और इनिशियल लेंथ dx है, इनिशियल लेंथ dx था, ऐसे ही लिख देते हैं। इनिशियल दोनों के बीच के, दोनों पार्टिकल्स के बीच की दूरी इतना था, अब फाइनली दूरी बढ़ गया है। तो हमने ये जो बढ़ गया दूरी है इसमें से ये घटा देते थे, तो हमको मिल जाता था कि कितना उसमें, कितना डिस्टेंस एक्स्ट्रा आया है, यहाँ पे हम वही तो निकाल देते हैं। तो आखिरकार अगर हमें यहाँ पे निकालना है, क्या निकालना है,
पोटेंशियल एनर्जी, वही तो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ था यहाँ पे, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ था। कौन सा एनर्जी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग एनर्जी यहाँ पे बोल देते थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, जो एफ लगेगा फोर्स डॉट डी एक्स, डी एक्स लिखें या क्या लिखें, डी एक्स तो हम लोग ले चुके हैं, डायरेक्टली घटा देते हैं। तो फाइनल लेंथ है डी एल, फाइनल लेंथ है डी एल माइनस का डी एक्स। ठीक है बच्चों, तो ये पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा जो कि हम यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये छोटा पोटेंशियल एनर्जी आएगा, डी यू लिख सकते हैं इसको। क्यों छोटा आएगा? क्योंकि हम लोग सब छोटा छोटा डिस्टेंस ये सब लिए हैं ना बच्चों। ठीक है, बहुत आसान है भाई। तो फोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, वही तो यहाँ पे टेंशन है भाई, वही तो यहाँ पे स्ट्रेचिंग कर रहा है टेंशन। ये इसको इधर खींच रहा है, रस्सी इसको इधर खींच रहा है, पार्टिकल्स को ऐसे खींच रहा है ना। तो देख सकते हैं यहाँ पे इनटू डी एल माइनस डी एक्स है। तो डी एल कितना है, डी एक्स का सेक ऑफ थीटा है माइनस का डी एक्स है ना बच्चों, इस टाइप का है। अब आप समझिएगा कि अगर हम लोग लिखते थे y का वैल्यू क्या होता था, अगर हम लोग लेना चाहें तो वेव इक्वेशन, अगर लिखना चाहें तो वेव इक्वेशन हम लोग जनरली क्या लेते थे, y इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस का के एक्स। हाँ सर यही तो लेते थे, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। समझिएगा अब यहाँ पे अगर ये चीज़ हम ले लिए हैं जनरल इक्वेशन, तो यहाँ पे इसका यूज है कि नहीं, डी यू अगर टी है तो, और आपको एक चीज़ और पता होगा कि यहाँ पे टेंशन का वैल्यू क्या होता था भाई। टेंशन कैसे निकालते थे, वेलोसिटी ऑफ वेव इन अ स्ट्रिंग क्या होता था, अंडर रूट टी बाई म्यू होता था। हाँ सर, तो यहाँ पे टेंशन का भी वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं वी स्क्वायर इंटू म्यू। ठीक है, इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं। तो इसका यूज आगे करना पड़ेगा है ना। इसमें म्यू क्या होता था, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ होता था बच्चों। चलिए आई थिंक आपको क्लियर होगा। तो आगे इसको लेकर चलते हैं ना भाई। डी यू का वैल्यू हमारे पास क्या आ रहा है, टी इंटू डी एक्स का वैल्यू तो कॉमन है बच्चों, डी एक्स का वैल्यू कॉमन है, इंटू सेक ऑफ थीटा माइनस वन आ गया, यही चीज़ तो आया है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री से आप देख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता था पहले, पहले क्या हम लोग मैथ में पढ़ते थे, वन होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर ऑफ थीटा होता है। अरे हाँ सर होता है, पता है हमको, लिख सकते हैं ना यहाँ पे। तो यहाँ पे डी यू इक्वल टू टी इंटू डी एक्स इंटू सेक स्क्वायर थीटा है, तो सेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर ऑफ थीटा के होल पावर में हाफ आ जाएगा, क्योंकि रूट है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर ऑफ थीटा के पावर में हाफ हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। अब इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं आइडेंटिटी के थ्रू, हम लोग मैथ्स में भी पढ़ते हैं, हम लोग फिजिक्स में भी बता रखे हैं आपको बच्चों। अगर कहीं पे आपको दिया हो वन प्लस एक्स के पावर में एन है, इफ एक्स इज वेरी स्मॉल, एक्स इज वेरी स्मॉल, अगर x बहुत छोटा होता है तो हम लोग इसको डायरेक्टली लिख देते हैं वन प्लस एन टाइम्स ऑफ एक्स, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग पढ़े भी हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ना बच्चों, थीटा तो वेरी स्मॉल होता है, थीटा तो हम लोग बहुत छोटा लेते हैं, बहुत छोटा लेते हैं। और उसके बाद अगर थीटा बहुत छोटा है तो टेन थीटा भी छोटा ही होगा, टेन थीटा भी तो स्मॉल ही होगा। तो इसका मतलब हमारे पास ये वाली टर्म स्मॉल हो गई, तो इसको x कंसिडर कर सकते हैं, तो ये वाली पावर इस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाती है। ओ ये करना है, हाँ सर यही करना है। टी डी एक्स आ जाएगा यहाँ पे वन प्लस हाफ ऑफ टेन स्क्वायर ऑफ थीटा आ जाएगा माइनस वन। हाँ सर ये तो काफ़ी आसान है। तो यहाँ पे एक और माइनस एक तो कट ही जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, टी डी एक्स आ जाएगा इंटू, यहाँ नीचे हाफ कर देते हैं, इंटू में क्या करें टेन स्क्वायर ऑफ थीटा। टेन थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, पीछे से ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे टेन थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, टेन थीटा का वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स नहीं आ जाएगा,
dy/dx नहीं आ जाएगा? अरे सर बिल्कुल दिख तो रहा है साफ साफ। तो यहाँ पे लिख देते हैं t/2 इंटू dy/dx का होल ऑफ स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा dy/dx क्या होगा भाई, हमने y निकाल लिया है ऑलरेडी, y निकाल लिया है, तो dy/dx क्या हो जाएगा? आखिरकार y ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल किसी भी टी टाइम पे किसी भी x डिस्टेंस पे है, ठीक है, किसी भी रैंडम टाइम टी पे किसी भी रैंडम डिस्टेंस x पे है। तो dy/dx अगर हम निकालना चाहें तो ये क्या आएगा? ये क्या आएगा वो देख लेते हैं। अगर x के टर्म में कर रहे हैं तो हम यहाँ पे t को कांस्टेंट ही लेंगे बच्चों, है ना, x को कर रहे हैं तो t तो कांस्टेंट ही लेना पड़ेगा बच्चों। तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं माइनस का आ जाएगा ए के इंटू ए आ जाएगा, माइनस का के इंटू ए, कॉस आ जाएगा ओमेगा टी माइनस का के एक्स। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए ना बच्चों, क्योंकि हमने एक्स टी को कांस्टेंट मान के कर दिया है, टी को कांस्टेंट मान के कर दिया है। लिख ही देता हूँ, टी को कांस्टेंट मान के कर दिया, तभी तो dy/dx कर पाएंगे। ठीक है, माइनस का के ए कॉस ओमेगा टी माइनस का एक्स, तो माइनस का के है तो स्क्वायर हो रहा है ना यहाँ पे dy/dx का, तो t/2 इंटू के स्क्वायर ए स्क्वायर, ये तो आ जाएगा के स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस का के एक्स। हाँ सर यही आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों कि आपके पास डी यू का वैल्यू ये आ गया। तो ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग डायरेक्टली कहीं पे नहीं लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ लिखते हैं। तो du/dx लिखते हैं हम लोग। x ये क्या है? dx क्या है? छोटा सा डिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। ये dx छोटा सा डिस्टेंस, मतलब मान लीजिए छोटा सा डिस्टेंस ये हो सकता है, बड़ा लेंगे तो ये हो सकता है। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ हम कहीं से कहीं तक ले सकते हैं, है ना। तो du/dx अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा? टेंशन भी आपको पता ही है, पीछे से हम लोग लिख लिए थे, टेंशन का वैल्यू v² म्यू होता है। तो ऐसे कर सकते हैं, रीअरेंज करना है बस। तो v² म्यू बाई 2 इंटू के स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस का के इंटू एक्स। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें? अब इसको और अरेंज करना है, और कुछ नहीं करना है। आगे ले चले क्या बच्चों? यहाँ पे हो सकता है दिक्कत हो जाए, क्योंकि कुछ कट रहा है क्या? कुछ कट रहा है क्या बच्चों? ध्यान दीजिएगा, कुछ कट रहा है तो बताइए आप। ओमेगा इक्वल टू के इंटू भी होता है, ये चीज़ तो हमने पढ़ा रखा है, तो हो तो जाएगा यहाँ पे। अगर ओमेगा स्क्वायर देखें तो के स्क्वायर वी स्क्वायर नहीं हो जाएगा? हाँ यार हो जाएगा। तो के स्क्वायर वी स्क्वायर तो बन रहा है यहाँ पे, ये और ये तो है। तो आगे ले चलते हैं। तो du/dx का वैल्यू जो आ जाएगा बच्चों, ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा एक, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, एक बन जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर बन जाएगा, के तो हट ही जाएगा ना, मतलब इस टाइप से ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, ये तो आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू बाई 2 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस का के एक्स। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे बच्चों। तो ये हमारे पास क्या आ गया? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ, इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ। आई थिंक क्लियर होगा, तो इसी को हम लोग बोल देते हैं ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स डिवाइडेड बाई 2। कितने बार लिखोगे सर? कितने बार लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों, ऐसे समझ सकते हैं। मैं इसीलिए एक बार और लिखा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ du/dx क्या होगा? ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही है। म्यू का वैल्यू मास पर यूनिट लेंथ पॉजिटिव ही होगा, 2 पॉजिटिव ही है। कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, जैसे आप समझ रहे होंगे, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, कॉस थीटा का वैल्यू जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक आता है? -1 से 1 तक।
भाई -1 से 1 तक ही तो इसका रेंज होता है। और कॉस थीटा का वैल्यू -1 से 1 तक, अगर हम लोग कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा कर दें, ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा? ये जाएगा 1 से 1, क्योंकि स्क्वायर हो गया, -1 का स्क्वायर 1 नहीं। कॉस स्क्वायर है तो ये क्यों लेगा, ये क्यों लेगा -1 से 0 तक, 0 से लेगा ना 1 तक। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया बच्चों? भाई अगर हम कॉस स्क्वायर ले लिए तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो वे 1 हो जाएगा। तो 1 से 1 तक थोड़ी वैरी करेगा, नहीं करेगा ना। समझिए, 0 से 1 तक वैरी करेगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर का कभी वैल्यू निगेटिव में थोड़ी आ सकता है, नहीं आ सकता है भाई। तो निगेटिव -1 से बढ़ते 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 0 आएगा, फिर बढ़ते 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 1 आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक तो वैल्यू ये लेगा ही नहीं। क्यों लेगा नहीं, मतलब इतना वैल्यू आएगा ही नहीं, कॉस स्क्वायर का टर्म है ना भाई। तो कोई भी वैल्यू आएगा तो ये 0 से बड़ा ही आएगा। है ना, 0 से छोटा तो नहीं आ सकता भाई। स्क्वायर का वैल्यू कभी भी 0 से छोटा कैसे आ सकता है? सर आप इतना क्यों बताते हो? तो मैक्सिमम वैल्यू अगर आप देखना चाहें और मिनिमम वैल्यू देखना चाहें तो कितना आएगा? मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? a² ω² μ/2 हो जाएगा। मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। भाई मिनिमम वैल्यू तो इसका 0 ही है, मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो इस पूरा का वैल्यू 1 ले लिया हमने मैक्सिमम के लिए। हाँ सर ठीक है ठीक है, ये चीज़ समझ गए होंगे आप, ये चीज़ समझ गए होंगे। तो हमारा उस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ का वैल्यू ये आ गया हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे होंगे आप। अब हम चाहें तो काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं, क्योंकि भाई एक एनर्जी निकाले दूसरा एनर्जी तो निकालना पड़ेगा ना। ये सब क्लियर होना चाहिए बच्चों, मैं क्या क्या बताया, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी बहुत आसान है बच्चों। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे देखिएगा, हम यहाँ पे फिर से एक वेव ही ले लेते हैं। मेरे से अच्छा वेब तो नहीं बनता है, बट चलिए कोई बात नहीं। अरे यार अच्छा नहीं बनता तो हटा दिया, चलिए कुछ भी बन गया, ठीक है जैसा भी बन गया। हम यहाँ पे सोर्स है, हम यहाँ पे फिर से ऐसे ऐसे मोशन करा रहे हैं, तो सोर्स के कारण ये सब पार्टिकल्स भी इसका मोशन कर रहा होगा। बिल्कुल पार्टिकल्स मोशन कर रहा है तो कोई भी रैंडम पार्टिकल ले लेते हैं, ये पार्टिकल ले लेते हैं, कोई भी पार्टिकल ले सकते हैं बच्चों, कोई भी पार्टिकल्स आप ले सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर हमको पता करना है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या है, तो निगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव इंटू del y/del x आ जाता था। हाँ सर बताया था आपने। तो इस कारण से हम देखेंगे तो इसका स्लोप नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव, तो इसके कारण इसका वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। इनके जो भी पार्टिकल्स होंगे ना, उनका मोशन बच्चों पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई इधर वाली रैंडम पार्टिकल हमने ये ले लिया है तो इसका ये स्लोप पॉजिटिव है तो वेलोसिटी नेगेटिव होगा। कुछ इस टाइप से ऐसे ही बताना चाह रहा हूँ, कोई दिक्कत ऐसा नहीं है। और यहाँ पे अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं बच्चों, काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ ऑफ m/v²। काइनेटिक एनर्जी अगर हम निकाल रहे हैं तो किसका निकाल रहे हैं? ये काइनेटिक एनर्जी है इन पार्टिकल्स का, इन पार्टिकल्स का ये काइनेटिक एनर्जी है बच्चों। ठीक है समझिएगा, इन पार्टिकल्स का है। वेलोसिटी ऑफ वेव यहाँ इस डायरेक्शन में होता है, तो यहाँ पे जो v² है, हाफ m/v², हम यहाँ पे मास ले रहे हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स का। ठीक है, और तो वेलोसिटी लेंगे किसका? इसी का तो वेलोसिटी लेंगे भाई, इसका थोड़ी ले लेंगे। समझ रहे हैं आप? ओके सर। तो हम यहाँ पे अगर देखना चाहें तो काइनेटिक एनर्जी को हम लोग k से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो छोटा सा काइनेटिक एनर्जी, छोटा सा, ये छोटा सा मास dm है, इसका छोटा सा मास dm है। ठीक है, तो हम अगर d के छोटा सा काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहें तो हाफ ऑफ dm इंटू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का स्क्वायर, ये तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखें तो कैसे होगा फिर, हाफ ऑफ dm छोटा सा मास है, तो हम लोग पढ़े हैं कि म्यू होता है जो कि मास पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो म्यू का वैल्यू अगर मास पर यूनिट लेंथ है तो इसी का वैल्यू हम लोग dm छोटा सा मास और उसका छोटा सा लेंथ नहीं ले सकते हैं?
ले तो सकते हैं भाई। तो छोटा सा लेंथ अगर देखें हम लोग तो वो dx लेना पड़ेगा, dl नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे x ही कंसिडर कर रहे हैं। ये छोटा सा है भाई, ध्यान दीजिएगा। और अगर हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाहें, शुरुआत में ये रस्सी यही तो होगी, शुरुआत में ये रस्सी यही तो होगी बच्चों। तो ये छोटा सा अगर देखा जाए, छोटा सा मास है, बहुत छोटा सा मास है। तो इसके लिए मास पर यूनिट लेंथ में लेंथ ये ले लेंगे, तो ये लेंथ कितना है, dx ही तो है बच्चों, dx ही तो है भाई। बोलेंगे ये बच्चे कि सर यहाँ पे तो ये स्ट्रेच हो गया है। बच्चों स्ट्रेच हो रहा है पार्टिकल्स के बीच में दूरी बढ़ के, स्ट्रेच कब हो रहा है, पार्टिकल्स के बीच में दूरी बढ़ के। लेकिन हम ये कोई छोटा सा पार्टिकल ही लिए हैं। हम पीछे जो लिए थे यहाँ पे, आप समझ रहे होंगे, पोटेंशियल एनर्जी निकालने में ये दो पार्टिकल्स के बीच में जो दूरी बढ़ रही थी तब लिए थे। लेकिन हम काइनेटिक एनर्जी में बस एक पार्टिकल को कंसिडर कर रहे हैं, है ना। छोटा सा मास किसी भी एक पार्टिकल्स का हम लोग ले रहे हैं, तो उसका लेंथ ले रहे हैं छोटा सा, तो वो कितना लेंथ का होगा, dx लेंथ का होगा। तो हम यहाँ पे ऐसे नहीं कंसिडर कर रहे हैं दो पार्टिकल्स के बीच में दूरी है तो यहाँ पे dx, तो यहाँ पे dl आ गया, फिर सेक थीटा लेना पड़ेगा, वैसा कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हम ये बस छोटा सा मास का ले रहे हैं, तो ये छोटा सा डिस्टेंस dx यहाँ पे कवर करेगा, छोटा सा डिस्टेंस हम उसको ले रहे हैं। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। तो dm का वैल्यू म्यू dx हो जाएगा, म्यू इंटू dx हो जाएगा भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल नीचे के डायरेक्शन में है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल नीचे के डायरेक्शन में है। क्या कर सकते हैं, फिर से वही बात, जो y आपको दिया था a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस का x लेता था ना, क्योंकि वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो डेल वाई बाई डेल एक्स, सॉरी डेल वाई बाई डेल टी लेना पड़ेगा ना भाई, वही तो लेना पड़ेगा, पार्टिकल का वेलोसिटी लेना है। तो पार्टिकल का वेलोसिटी कैसे होगा, ये तो एक फिक्स्ड एक्स पे ही है, एक्स फिक्स है तो टी के टर्म में ही तो डिफ्रेंशिएट करेंगे। हाँ सर, हाँ सर। तो यहाँ पे टी के टर्म में क्या आ जाएगा बच्चों, ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस का के एक्स, ठीक है। तो इसी का यूज कर देते हैं। तो डेल वाई बाई डेल टी ये हमें बता रहा है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है, ओके। तो इसका स्क्वायर कर देते हैं भाई, इसका स्क्वायर कर देते हैं, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस का के इंटू एक्स। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, बताइए बताइए, कूद कूद के बताइए। फिर से अगर कुछ आ रहा हो तो हमें पता चलेगा, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर म्यू, अगर यहाँ पे ये डी के है तो यहाँ पे अगर हम लोग डी के पर यूनिट लेंथ डी एक्स ले लें, तो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर म्यू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस का के एक्स डिवाइडेड बाई 2। अरे भाई ये तो वही आ गया यार, ये कुछ गलत नहीं हो गया ना, ये चीज़ तो वही आ गया जो पीछे आया था बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल गलत नहीं है बच्चों, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। डी के बाई डी एक्स ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, म्यू कॉस स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी माइनस का के इंटू एक्स। समझिएगा ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बच्चों पर यूनिट लेंथ है, ठीक है। तो अगर ये वही है तो ये भाई काइनेटिक एनर्जी और यहाँ पे ये पोटेंशियल एनर्जी सेम कैसे आ गया भाई, सेम कैसे आ गया। हम अगर पढ़ते थे, याद कीजिए हम क्या पढ़ते थे, हम एसएचएम पढ़ते थे। तो एसएचएम में क्या होता था बच्चों, वहाँ पे भी तो पार्टिकल का मोशन होता था, पार्टिकल अपने मीन पोजीशन के अबाउट ऐसे ऐसे मोशन करता रहता था, ठीक है। यहाँ पे भी तो वही था सर, तो आपके पास आंसर ऐसा कैसे आ गया, ऐसा कैसे आ गया ये समझिए कि क्योंकि हमारा पास यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन ही अलग होता है वेग में, वहाँ पे बस एक पार्टिकल के लिए हम लिखते हैं, यहाँ पे रैंडम हम किसी पार्टिकल के लिए लिखे हैं, और ऐसा किसी भी पार्टिकल के लिए अप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा।
वहाँ पे सिर्फ एक था भाई, वहाँ पे सिर्फ एक था। यहाँ पे बहुत सारे हैं अपने आप में एसएचएम कर रहे हैं, है ना। तो वहाँ पे जो हमारे पास आता था काइनेटिक एनर्जी आता था हमारे पास हाफ ए के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ इस टाइप का टर्म आता था हमारे पास। तो वो चीज़ यहाँ पे वैलिड नहीं हो पाएगा बच्चों, क्योंकि वो सिर्फ एक चीज़ के लिए वैलिड है, क्योंकि वहाँ पे एक पार्टिकल ही एसएचएम कर रहा है अपने फिक्स पॉइंट, फिक्स मीन पॉइंट के अबाउट, है ना, जो भी है। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है भाई, यहाँ पे कोई भी रैंडम पार्टिकल ले रहे हैं और ऐसा हर एक पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल है, हर एक पार्टिकल के लिए, ठीक है। इसलिए थोड़ा अलग होता है, क्योंकि यहीं से अलग है ना भाई अलग ही आने वाला है, ऑब्वियसली बात है। तो वहाँ पे वो चीज़ हम कैसे लगा सकते हैं, भले ही अगर एक पार्टिकल के लिए पूछा जाए, क्योंकि कल एक सवाल हमने कराया था लास्ट में बच्चों, तो वहाँ पे सिर्फ एक पार्टिकल के लिए पूछा था कि इस पार्टिकल का क्या होगा, इस पार्टिकल का क्या होगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो वहाँ पे हम डायरेक्टली v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक पार्टिकल के लिए पूछा था, लेकिन ऐसे ही अगर कोई भी रैंडम पूछ दिया रैंडम पार्टिकल के लिए, तो उसके लिए हमें इसका यूज करके चलना होगा, है ना। आई थिंक आप समझ रहे होंगे, एक पार्टिकल के लिए बोलेगा तो हम डायरेक्ट लगा देंगे सचेम वाला चीज़, लेकिन यहाँ पे एक के लिए नहीं, कोई भी एक के लिए पूछ रहा है, कोई भी रैंडम एक पार्टिकल के लिए नहीं। तो एक के लिए वैलिड होगा वो चीज़, फिर दूसरे के लिए नहीं होगा, इसके लिए फिर हमें वेव इक्वेशन से जाना पड़ेगा। आई थिंक आप समझ रहे होंगे बच्चों, है ना, आई थिंक आप समझ रहे होंगे। तो हमारे पास बात ये थी कि हमारे पास ये चीज़ और ये चीज़ इधर सेम क्यों आ गया, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ, ये दोनों सेम आ गया भाई। ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, सेम कैसे आ गया, अभी समझ में आ जाएगा बच्चों। चलिए आगे हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जो वेव है इसका हम मैक्सिमम वैल्यू लिख सकते हैं क्या, इसका भी चाहे तो मैक्सिमम वैल्यू लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा, आगे भी लिख देंगे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, वही बात हो जाएगी यहाँ पे भी। मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू डिवाइडेड बाई 2, और मिनिमम 0 हो जाएगा, है कि नहीं बच्चों। कोई दिक्कत नहीं है, पीछे वाला चीज़ ही तो आया है। हम देख रहे थे कि ऐसा क्यों आ रहा है, तो हम एक मान लेते हैं कि वेव को कंसिडर करते हैं भाई, हमने आगे भी ले रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम ये चीज़ इधर उल्टा बन रहा, हम ये चीज़ बताने वाले हैं कि यहाँ पे अगर हम लोग इस डायरेक्शन में ऐसे हमारा वेव अगर ट्रेवल कर रहा है बच्चों, इस तरह से हमारा वेव ट्रेवल कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ वेव इस डायरेक्शन में है। समझिएगा ध्यान से बच्चों, अगर कोई पार्टिकल सेम क्यों आ रहा है, दोनों चीज़ें हम ये सोच रहे हैं दोनों सेम क्यों आ रहा है। कोई पार्टिकल अगर यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, अपने अपने एक्सट्रीम पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है, हम बीच की नहीं बात कर रहे हैं। अगर पार्टिकल यहाँ पे है, अगर पार्टिकल यहाँ पे है, तो हमारा जो शुरुआत में रस्सी था, शुरुआत में रस्सी हमारा ऐसा कुछ था, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे भी पार्टिकल्स होंगे इस टाइप से, ऐसे ऐसे, तो इसी की तरह यहाँ पे भी होंगे। यहाँ पे भी होंगे, यहाँ पे भी। तो ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि यहाँ पे स्ट्रेचिंग बहुत कम हुई है, लगभग नहीं के बराबर, जैसा यहाँ पे था वैसा ही यहाँ पे है, स्ट्रेचिंग नहीं के बराबर हुई है, ऐसा ही तो है और ऐसा ही तो यहाँ पे है। लेकिन अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें, तो एक ऐसे अगर कंसिडर करना चाहें, यहाँ पे ऐसे और एक ऐसे, तो यहाँ पे डिस्टेंस देख सकते हैं कितना छोटा है, और यहाँ पे डिस्टेंस ही कितना बड़ा हो गया है। आ रहा है कुछ समझ में, यहाँ पे कितना बड़ा हो गया, यहाँ पे तो छोटा ही है, लेकिन यहाँ पे जितना है उतना ही यहाँ पे है। मतलब की बात ये है कि यहाँ पे स्ट्रेचिंग बहुत कम हुई है, स्ट्रेचिंग नहीं के बराबर हुई है भाई, यहाँ पे स्ट्रेचिंग हुई ही नहीं है। आ रहा है कुछ समझ में, यहाँ पे स्ट्रेचिंग नहीं हुआ है, बिल्कुल स्ट्रेचिंग नहीं हुआ है। स्ट्रेचिंग ही नहीं हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आएगा भाई, स्ट्रेचिंग की वजह से ही तो आ रहा था। तो स्ट्रेचिंग नहीं हुआ है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ही नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू तो 0 ही हो जाएगा, स्ट्रेचिंग ही नहीं है तो कहाँ से आएगा। उसी तरीक़े से यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा।
हाँ सर, बात तो सही बोल रहे हैं। और एक बात कि ये पार्टिकल जो है इसका मोशन अगर आप ध्यान से देखें, स्लोप पॉजिटिव है तो वेलोसिटी निगेटिव होगा। तो यहाँ पे जो पार्टिकल होता है ना, जो एसएचएम करता है, वो अपने एक्सट्रीम पे जाता है और फिर अपने इधर वाला स्ट्रीम, अपर स्ट्रीम और लोअर स्ट्रीम पे आता है। एक्सट्रीम बोल रहा हूँ बच्चों में। ऊपर जाएगा सबसे ऊपर, फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे नीचे आएगा। तो अपना एक्सट्रीम पे जाता है यहाँ पे, ए एम्पलीट्यूड प्लस का, माइनस का एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पे इसका मास वेलोसिटी हो जाता है जीरो। भाई सबसे ऊपर चला गया तो वेलोसिटी जीरो, यहाँ पे भी जीरो। लेकिन जब ये अपने मीन से गुजरता है तो आपको पता होगा कि यहाँ पे वेलोसिटी इसका मैक्सिमम होता है। ओके भाई, यहाँ पे इसका वेलोसिटी मैक्सिमम होता है। मतलब ये पार्टिकल जब मीन से जा रहा है, ये जो पार्टिकल मीन पे है उसका वेलोसिटी इसके पास मैक्सिमम होगा। यहाँ पे तो ऑलरेडी वेलोसिटी जीरो होता है, हम तो ये चीज़ प्रूव कर चुके हैं बच्चों। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल यहाँ पे जीरो होता है, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जीरो होता है, हम ये चीज़ बता चुके हैं। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, तो उसके कारण यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगा। ओके 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 ओके, पता चल गया हमें, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे होगा, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी जो कि जीरो यहाँ पे होगा। यहाँ पे भी देखा जाए तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है, वेलोसिटी जीरो होने के कारण। मतलब कि यहाँ पे दोनों चीज़ जीरो है भाई, दोनों चीज़ जीरो हो गया भाई। यहाँ पे देखा जाए तो ये चीज़ मैक्सिमम है, यू मैक्सिमम होने के, वेलोसिटी मैक्सिमम होने के कारण काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम होगा। ये कैसे होगा भाई, ध्यान से देखिए ना बच्चों। ये आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी आया है, मैक्सिमम वैल्यू कब ले रहा है, मैक्सिमम वैल्यू कब ले रहा है, ध्यान दीजिए, जब यहाँ पे स्ट्रेचिंग ज़्यादा होगा। भाई समझिए ना आप, पोटेंशियल एनर्जी आ क्यों रहा है, स्ट्रेचिंग के कारण। तो यहाँ पे स्ट्रेचिंग लगभग नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेचिंग मैक्सिमम है। क्यों, कैसे, चलिए हम पीछे चल के आपको बता देते हैं। देखिए स्ट्रेचिंग यहाँ पे मैक्सिमम है, एक सेकेंड ऐसे कर देता हूँ। अब समझिएगा बच्चों, स्पीड कर देता हूँ थोड़ा। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अरे यार थोड़ा अच्छे से रोकना चाहता हूँ। चलिए जैसे भी रुक गया, समझिएगा। ये जो ऊपर वाले पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में देख रहे हैं स्ट्रेचिंग लगभग नहीं है। ये दोनों पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रेचिंग नहीं है। स्ट्रेचिंग नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा। लेकिन ये जो ये वाली पॉइंट है, ये वाली जो दिख रही है हमें, ये वाली ग्रीन वाली, देखिए ग्रीन वाली को आप, यहाँ पे पार्टिकल्स के बीच में कितना दूरी बढ़ गया है, यहाँ पे सबसे कम है, सबसे कम दूरी है इन दोनों के बीच में, तो पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होगा जो कि जीरो ही है। तो धीरे धीरे दूरी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम आ रहा है। मीन पॉइंट पे पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ गया है, तो जब वर्क डन लिखेंगे टी डॉट डी एक्स, तो वहाँ पे मैक्सिमम वर्क डन आएगा, तो मैक्सिमम एनर्जी स्टोर होगा इसमें। अच्छा ये बात है, यही बात है बच्चों। देखिए एक बार ऊपर से दिखा देते हैं। देखिए सारा ग्रीन वाले पार्टिकल्स अपने मीन पोजीशन पे हैं, और इनके बगल वाले पार्टिकल्स के बीच में दूरी देख रहे हैं कितना ज़्यादा है। तो ये दूरी ही देखा जाता है, तो दूरी ज़्यादा है तो भाई मैक्सिमम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी तो आएगा। ओके सर, ओके ठीक है। और यहाँ पे मिनिमम आएगा क्योंकि ऊपर पार्टिकल्स के बीच में दूरी कम है। ओके सर, समझ में आ गया। तो यहाँ पे जीरो है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू जीरो होगा, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का भी वैल्यू मैक्सिमम होगा बच्चों। अब आ गया समझ में सर। इसका मतलब कि एक पॉइंट पे दोनों जीरो हो रहा है और एक पॉइंट पे दोनों मैक्सिमम हो रहा है। अब अगर आप समझ गए, हमारे पास जो आ रहा था काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर म्यू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस का के एक्स, और यही तो डी यू बाई डी एक्स भी था। ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर म्यू डिवाइडेड बाई 2 छोड़ दिया मैंने, कॉस स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी माइनस का के एक्स था। अगर देखें तो और कोई एनर्जी तो है ही नहीं भाई, तो जो टोटल एनर्जी आएगा वो इन दोनों के सम की वजह से ही तो आएगा बच्चों। हाँ सर, बात तो सही है।
तो टोटल एनर्जी को हम लोग डी ई बाई डी एक्स लिख देते हैं, टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ। तो क्या आ जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर म्यू कॉस स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी माइनस का के एक्स। हाँ सर ठीक है, इतना तो समझ में आता ही है, आई थिंक आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे मैक्सिमम चीज़ आ रही है, ठीक है, दोनों चीज़ मैक्सिमम आ रही है, तो यहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी भी आएगा, टोटल एनर्जी जो है मैक्सिमम यहीं पे आएगा। ओके सर, समझ में तो आ गया चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों यहाँ तक। और अगर मैक्सिमम देखा जाए इन दोनों को, अभी मैक्सिमम डी बाई डी एक्स का वैल्यू भी अगर मैक्सिमम देखें हम तो कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा, क्योंकि इसका मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होता है, तो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर म्यू आएगा। और उसी तरीक़ा से अगर देखना चाहें कि डी ई बाई डी एक्स का वैल्यू मिनिमम कितना आएगा, तो मिनिमम तो 0 ही हो जाएगा बच्चों, जैसा उधर था वैसा ही। हाँ सर चलिए, समझ में तो आ गया सर, आ गया सर, आ गया सर, आ गया समझ में। बेसिकली थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि भाई एक ही जगह पे दोनों चीज़ मैक्सिमम हो जा रहा है यहाँ पे, और एक जगह पे कम हो जा रहा है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे एनर्जी ट्रेवल हो रहा है, एनर्जी ट्रेवल किस डायरेक्शन में हो रहा है, जो वेलोसिटी ऑफ वेव है उस डायरेक्शन में। लेकिन हम अभी तक काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो लिए हैं वो पार्टिकल का लिए हैं, और पार्टिकल का मोशन ऐसे हो रहा है, फिर भी हम यहाँ पे एनर्जी ट्रेवल इस डायरेक्शन में क्यों ले रहे हैं, वो चीज़ आगे आपको पता चलेगा। देखिए वही बात फिर से यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रेचिंग सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे इसका पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा होगा और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, क्योंकि वेलोसिटी भी ज़्यादा है। चीज़ें हम बता चुके हैं, मीन पोजीशन पे सबका ज़्यादा आ रहा था, एक्सट्रीम पे 0 हो जा रहा था। ठीक है सर, बता तो दिए। वही चीज़ यहाँ पे कब हो रहा है, जब थोड़ा ये दूरी चल लिया है, यहाँ पे ये t=0 पे हमने लिया है, ये कंडीशन हमने t=0 पे लिया है। लेकिन यहाँ पे जब यहाँ से चलते चलते ये अपना एंगल π/2 चल लिया, तो यहाँ पे टाइम कितना हो गया होगा, t/4। अरे भाई ये सब में दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों है ना, ये सब चीज़ें बहुत बेसिक है, हमने SHM में डिस्कस कर दिया है। क्या डिस्कस कर दिया है सर, कि ये होता है पाई, ये होता है 2π, और ये यहाँ पे पूरा इसका टाइम पीरियड यहाँ से यहाँ तक t होता है, पूरा टाइम पीरियड t होता है। ये यहाँ पे टाइम पीरियड होता है, ये होता है t/2, सॉरी t/4 होता है ना, t/4 होता है, ये t/2 होता है, और यहाँ पे 3t/4 होता है, ये वाला। हमने ये सब ऑलरेडी ये सब चीज़ें बता दी है ना। तो जब ये अपना थोड़ा एंगल चल लेता है, थोड़ा एंगल मतलब ये कितना चला है, π/2 ही तो चला है भाई, π/2 ही तो चला है, और यहाँ पे 3π/2 होता है। तो जब ये एंगल π/2 चलता है तो समय t/4 बीत जाता है, जब एंगल पाई चलता है तो समय t/2 बीत जाता है। 3π/2 चल लेता है तो समय 3t/4 बीत जाता है, और t चलता है तो 2π एंगल चलता है तो t टाइम बीत जाता है। SHM में बता रखा है, इतना ज़रूरी नहीं है बताने के लिए। t=0 पे मान लेते हैं ऐसा था पार्टिकल, ऐसा था वेव का, ऐसा स्क्रीनशॉट हमने ले लिया। जैसे ही समय t/4 बीता तो ये चीज़ नीचे आ गया, और इनका मोशन कुछ इस टाइप से हो गया, ऐसा हमें स्क्रीनशॉट ले लिया उस टाइम पे। हम ये सोच रहे हैं कि भाई हम तो पार्टिकल का ले रहे हैं ना, सारा चीज़ वेलोसिटी ले रहे हैं, उनके बीच का डिस्टेंस ले रहे हैं, तो हमारा जो एनर्जी का प्रोपोगेशन है इस डायरेक्शन में क्यों आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि वेलोसिटी ऑफ उस डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऑफ वेव उस डायरेक्शन में है। नहीं बच्चों ऐसा नहीं है, देखिए हमने जो लिया है t=0 पे, पहली बार t=0 पे जो था वो हम ऐसे बना देते हैं, ठीक है, ये हमारे पास t=0 पे है। और सेकंड चीज़ जो हम ले रहे हैं ये t=t/4 पे, t/4 पे कैसा है, देखिए ये चीज़ नीचे आ गया है, ये चीज़ यहाँ से चल के यहाँ आ गया है, ये चीज़ यहाँ से चल के कहाँ आ गया है भाई, ये चीज़ ऊपर आ गया है, क्योंकि ये चीज़ नीचे आ गया है, तो ये चीज़ ऊपर आ जाएगा, और ये चीज़ कहाँ आ जाएगा, ये चीज़ फिर से यहाँ आ जाएगा,
और ये चीज़ कहाँ आ जाएगा बच्चों, ये सिर से नीचे आ जाएगा, और ये चीज़ यहाँ आ जाएगा, और ये पार्टिकल इसका यहाँ आ जाएगा, सॉरी यहाँ आ जाएगा ना। समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ये ऐसा ही तो दिख रहा है सेकंड वाला, सेकंड वाला आपको ऐसा ही तो दिख रहा है बच्चों, वेव का मोशन। सेकंड वाला कुछ ऐसा ही दिख रहा है आपको, ध्यान दीजिएगा, ये तो ऐसा ही दिख रहा है ना, हाँ ऐसा ही दिख रहा है। तो ये हमारे पास कब है, ये है हमारे पास कब है, ये है t=t/4 पे, और ये t=0 पे है। हम ये चीज़ बहुत क्लियरली बताना चाहते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। हम कंसिडर करते हैं t=0 पे ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, A B C D, ठीक है। अगर इस टाइप से हम कंसिडर कर लिए हैं बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा, ये A वाला पॉइंट जो है शुरुआत में क्या है, शुरू में जब ये वेव ऐसे ट्रेवल किया कुछ जीरो टाइम पे, तो यहाँ पे इसके पास टोटल एनर्जी इसका कहाँ पे है, यहीं पे तो है, और जो कि मैक्सिमम भी है, जो कि इसका टोटल एनर्जी यहाँ पे है, ए पॉइंट पे है। जैसे ही टाइम बीता, जैसे ही टाइम t/4 बीता, तो इसके पास एनर्जी जीरो हो गया। t/4 पे इसका मोशन कहाँ चला गया, इसका ये पार्टिकल कहाँ चला गया, यहाँ आ गया भाई, ये t/4 पे ये पार्टिकल चल के यहाँ आ गया, हाँ सर, ये पार्टिकल चल के ये पार्टिकल चल के यहाँ आ गया, ये पार्टिकल चल के यहाँ आ गया। वाइट वाला जो है ना, ये वाइट वाला वेव, ये t=0 पे है, और ये वाला t/4 पे है। तो ये बाद का मोशन है, पहले ये यहाँ पे था और यहाँ पे था, तो इसका एनर्जी मैक्सिमम था, लेकिन जैसे ही टाइम t/4 बीता इसके पास एनर्जी जीरो हो गया। जीरो क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं, हमने बताया पीछे ही कि यहाँ पे एनर्जी का वैल्यू जीरो होता है, टोटल एनर्जी जीरो होता है, इसका मतलब दोनों का सम जीरो हो रहा है, और यहाँ पे एनर्जी मैक्सिमम है, यहाँ पे एनर्जी मैक्सिमम है बच्चों, हाँ सर। अगर t=0 पे इसके पास एनर्जी मैक्सिमम था, जैसे ही टाइम t/4 बीता तो इसके पास एनर्जी जीरो हो गया, तो भाई एनर्जी कौन खा गया एनर्जी गया क्या, कहाँ बच्चों, तो एनर्जी गया आगे, एनर्जी आगे चला गया, हाँ आगे चला गया, इधर चला गया यहाँ पे। तो आगे अगर देखें तो t=0 पे क्या था, एनर्जी नहीं था, आगे t=0 पे एनर्जी नहीं था, लेकिन अब t/4 टाइम बीता तो इसके पास एनर्जी आ गया। तो एनर्जी आया कहाँ से, पीछे से आया, है ना, t/4 पे इसके पास एनर्जी आ गया, कहाँ से आ गया भाई, पीछे से जो एनर्जी आया था वही तो है यहाँ पे, हाँ सर। इसका मतलब एनर्जी जो ट्रेवल कर रहा है वो ऐसे ट्रेवल कर रहा है, हाँ अब जाकर आप समझ गए। तो ये तो हम 0 से t/4 पे ले रहे हैं, जब जैसे ही ये टाइम बीतेगा, जैसे ही इधर आ जाएगा ये वाला ऑसिलेटर, तो जैसे ही इधर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा टाइम, t/2 हो जाएगा। तो फिर ये पार्टिकल कहाँ जाना चाहेगा, ऊपर यहाँ जाना चाहेगा, ये पार्टिकल्स यहाँ जाना चाहेगा, है ना, इस टाइप का मोशन हो जाएगा। आई थिंक आप समझ रहे होंगे, मैं वो बनाना नहीं चाहता बट बना देता हूँ ताकि आपको और अच्छा से क्लियर हो जाए। ये पार्टिकल फिर यहाँ आ जाएगा, ये पार्टिकल फिर यहाँ आ जाएगा, ये पार्टिकल फिर यहाँ आ जाएगा। तो ऐसे ही बना देता हूँ बच्चों आपको समझाने के लिए। ये t/2 पे इस टाइप से हो जाएगा, है ना। ये कब है, ये टाइम t/2 पे है, मतलब इसके बाद, इस टाइम के बाद अब ये आएगा, है ना, सब फेज π/2 से चल रहा है, ठीक है। इसके बाद ये टाइम ये आ जाएगा, तो इस टाइम पे ये चीज़ हो रहा होगा। तो अगर हम फिर से देखना चाहें तो देख सकते हैं, फिर से देखना चाहें तो देख सकते हैं। ए पॉइंट को ही कंसिडर कीजिए, ए पॉइंट को ही कंसिडर कीजिए बच्चों,
ये पॉइंट में देखिए क्या है, शुरुआत में t इक्वल टू 0 पे ये जो था वाइट वाला, इसके पास एनर्जी मैक्सिमम था, ठीक है। जैसे ही समय t/4 बीता, इसके पास एनर्जी 0 हो गया। जैसे ही फिर समय t/2 बीता, उसके पास फिर से एनर्जी आ गया, वाइट रेड वाला देख रहे हैं यहीं से पास कर रहा है, मतलब फिर से एनर्जी आ गया। तो समझ रहे हैं, एनर्जी जा रहा है फिर आ रहा है, फिर जा रहा है फिर आ रहा है। कैसे? क्योंकि हम यहाँ पे सोर्स से ऐसे ऐसे पार्टिकल को ऑक्सीलेट करा रहे हैं। तो यहाँ पे कभी एनर्जी मैक्सिमम है, कभी जीरो है, कभी मैक्सिमम, कभी जीरो, कभी मैक्सिमम, कभी जीरो, होता रहेगा। और हो के ये आगे बढ़ रहा है हो के ये आगे बढ़ रहा है। शुरुआत में फिर देखिए बी पॉइंट पे क्या है, बी पॉइंट पे शुरुआत में था ही नहीं कुछ एनर्जी, लेकिन जैसे ही t इक्वल टू t/4 बीता, इसके पास एनर्जी आ गया। फिर समय बीता, फिर इसके पास एनर्जी जीरो हो गया। फिर टाइम बीतेगा, फिर इसके पास एनर्जी आ जाएगा। समझ रहे हैं ना बच्चों, मैं जो समझा रहा हूँ ध्यान से समझ जाइए। तो एनर्जी यहाँ पे कभी है, यहाँ पे कभी नहीं है, कभी है, कभी नहीं है। तो ऐसे 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 ट्रेवल आगे कर रहा है। साथ में मोमेंटम भी ट्रेवल करता है। मोमेंटम मतलब p इक्वल टू एम भी, तो वेलोसिटी भी ट्रेवल कर रहा है। शुरुआत में t इक्वल टू 0 पे इसके पास वेलोसिटी मैक्सिमम थी। अच्छा, ये ऊपर की तरफ होगी, ठीक है। इसके पास शुरुआत में वेलोसिटी मैक्सिमम थी, लेकिन जैसे ही टाइम इक्वल टू t/4 हुआ, तो इसके पास वेलोसिटी जीरो हो गई। और जैसे ही फिर से टाइम t/2 आया, फिर इसके पास वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई। समझ रहे हैं, पार्टिकल यहीं पे ऐसे ऐसे मोशन कर रहा है। इसके पास बस एनर्जी आता जा रहा है, जाता जा रहा है, वेलोसिटी आता जा रहा है, जाता जा रहा है। ये बस ऐसे ऐसे कर कर के वेलोसिटी और एनर्जी को आगे बढ़ाता जा रहा है। हर एक पॉइंट के लिए यही हो रहा होगा। चलिए लास्ट पॉइंट डी को देख लेते हैं। शुरुआत में जो डी पॉइंट था वहाँ पे इसका एनर्जी जीरो था, लेकिन जैसे ही टाइम t/4 बीता, इसके पास एनर्जी मैक्सिमम आ गया ना भाई, एनर्जी मैक्सिमम आ गया। समय बीता t/4 तो एनर्जी मैक्सिमम। जैसे ही समय t/2 आया, फिर से एनर्जी इसके पास जीरो हो गया, स्लोप जीरो है। अरे समझ में, अगर समझ में तो आ गया। वेलोसिटी का भी देख सकते हैं, वेलोसिटी शुरुआत में जीरो था, जैसे ही टाइम बीता इसके पास वेलोसिटी क्या आया, मैक्सिमम आ गया। जैसे ही टाइम बीता उसके पास इसके पास वेलोसिटी जीरो हो गया, फिर मैक्सिमम हो जाएगा। अरे समझ में, तो वैसे ही करके यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है वेव इस डायरेक्शन में। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। एनर्जी का वैल्यू जो आ रहा था हमारे पास, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर म्यू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस का के इंटू एक्स। अब आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, वैसे ही ट्रेवल कर रहा है। बहुत आसान है बच्चों, आप चीज़ें समझ गए होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। पावर इन अ वेव क्या होता है? पावर इन अ वेव बहुत सिंपल होता है। पावर आपने वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा था, पावर इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है, ठीक है। अगर आपको छोटा सा पावर चाहिए तो dw/dt कर देते हैं हम लोग। और हम यहाँ पे देख चुके हैं कि जो स्ट्रिंग में वर्क डन हो रहा है वही इसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर भी है। तो हम लोग लिख सकते हैं एनर्जी पर यूनिट d/dt भी लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, सर पता चल गया है। अब देखिए जब पता चल गया है तो ये जो पावर है हमारे पास d/dt है, d हमारे पास क्या आया है, हमारे पास क्या था पता, पीछे de/dx लिखे थे ना हम लोग। क्या लिखा था मैंने, अरे यार मैं क्या लिख देता हूँ, d/dx है ना बच्चों ये गलत ही लिख दिया था। एनर्जी पर यूनिट, अरे टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ था, तो यहाँ पे ये टोटल एनर्जी ही है। तो d/dx का वैल्यू था ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर म्यू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस का के एक्स। अरे सर ये तो d/dx है, हमें तो d/dt चाहिए। निकल जाएंगे बच्चों, निकल जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। क्यों टेंशन लेने का, टेंशन देने का बच्चों। तो पावर हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, देखिए de/dt है, तो de/dt तो हम लिख ही देंगे। इनटू में अगर dx/dx का मल्टीप्लीकेशन कर दें तो आप समझ जाइएगा d/dt तो निकल जाएगा d/dx। dx/dt क्या होता है भाई, dx/dt क्या होता है भाई, x में dx/dt है, dx/dt है तो ये तो वेलोसिटी ऑफ वेव ही तो होगा। अरे यार dx/dt x डायरेक्शन में है ना, तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ वेव ही तो ट्रेवल करता है। हाँ सर समझ में आ गया। तो
आगे देख लेते हैं, समझ में आ गया तो डी बाई डी एक्स कर देते हैं। डी ई बाई डी एक्स, डी ई बाई डी एक्स किधर है, यही तो है हमारे पास, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर म्यू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस का के एक्स इंटू में क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेव है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं पावर का वैल्यू जो आ गया, और ये पावर क्या है, इंस्टेंटेनियस पावर है। किसी भी dt टाइम पे हम लोग निकाले हैं ना, किसी dt टाइम पे, ये समझिए इस टाइप से है, मैं समझाना चाहता हूँ। अगर इस टाइप से हमारे पास स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग में अगर वेव ट्रेवल कर रहा है तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। तो छोटे से डिस्टेंस के लिए हम मान लेते हैं dx डिस्टेंस के लिए, इसमें जो एनर्जी ट्रेवल की है वो डी है ना। तो उसके लिए पावर हम लोग लिख देते थे डी बाई डी टी, समझ रहे ना, छोटा सा पावर, ये इंस्टेंट पे एक छोटा सा dt टाइम पे आया है, तो एक इंस्टेंट पे आया है, ठीक है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं। तो लिख सकते हैं ना, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर म्यू इंटू वी वेलोसिटी ऑफ वेव कॉस स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी माइनस का के इंटू एक्स आ जाएगा। तो ये हमारे पास पावर आ गया किसी इंस्टेंट पे, ठीक है, बहुत आसान है बच्चों। तो किसी इंस्टेंट पे पावर आ गया। जनरली हमारे को बुक में क्या दिया रहता है, इन बुक्स दिया रखता है एवरेज पावर। बुक्स में पावर को एवरेज बोलता है, एवरेज पावर। ऐसे एवरेज पावर क्या हो जाएगा बच्चों, एवरेज पावर लिखा रहता है ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर म्यू इंटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2 बोल दिया जाता है। कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का जो वैल्यू होता है एवरेज, वो हाफ होता है। ये कैसे पता चला, ये तो आपको मैथ्स में बता दिया जाता है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो चलिए हम बता देते हैं। बात ये है बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी भी नहीं है, मान लेते हैं आपको इस टाइप से नहीं बताया जाता है मैथ्स में। आपको क्या बताया जाता है बच्चों, चलिए मैथ्स में पढ़ा देते हैं आपको मैथ्स में बताया जाता है, मान लेते कहीं पे वेलोसिटी है, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ही तो होता है। हाँ सर होता तो है। अगर आपको कहीं बोल दिया कि एवरेज वेलोसिटी निकालो भाई, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। हाँ सर यही तो होता है, हम तो यही पढ़े हैं, ठीक है। समझिए वेलोसिटी क्या होता है, डी एक्स अपॉन डी टी, डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिफ्रेंसिएशन ऑफ टाइम। तो अगर हम लोग अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहें, तो जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डी एक्स हुआ है उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, और जो टाइम छोटा सा डी टी लगा होगा उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। कहाँ से कहाँ तक, जहाँ से जहाँ तक आपको चाहिए। मान लेते हैं आप जीरो से किसी टाइम टी तक चाहते हैं, जीरो से किसी टाइम टी तक चाहते हैं, तो डी एक्स का वैल्यू क्या होता है, यहाँ से डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, वी डी टी हो जाएगा। हाँ सर, तो यहाँ से लिख लीजिए वी डी टी, कहाँ से, जीरो से टाइम टी तक, और डी टी का इंटीग्रेशन जीरो से टाइम टी तक। तो यहाँ से आपको मिल जाता है एवरेज वेलोसिटी। तो ये तरीका है, उसी तरीके से हम लोग एवरेज पावर भी बता सकते हैं। कैसे, एवरेज पावर क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी मान लेते हैं छोटा सा एनर्जी हमारे पास डी ई है, जो यहाँ से जीरो से किसी टी टाइम तक वेरी कर रहा है, और छोटा सा टाइम के लिए डी टी टाइम के लिए जो भी जीरो से टी तक वेरी कर रहा है। तो डी क्या होता है, पी डी टी होता है, और यहाँ से डी टी होता है जो जीरो से टी तक, यहाँ से जीरो से टी तक। ओके सर, तो एवरेज पावर भी ऐसे ही निकाल लेंगे जैसे एवरेज वेलोसिटी। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, वेलोसिटी देखिए, पावर आपके पास क्या है, एक सेकेंड, हमारे पास एवरेज पावर पता चेक करना है ना। तो एवरेज पावर क्या हो जाएगा, एवरेज पावर क्या हो जाएगा बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी, जीरो से टी टाइम तक वेरी करना है, किसी भी टी टाइम तक हो सकता है, क्योंकि हमें फुल साइकिल में चाहिए, क्योंकि हमको पता है कॉस थीटा का ग्राफ कैसे होता है, फुल साइकिल में ऐसे होता है। लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा का कैसा ग्राफ होता है, ऐसे, सॉरी ये तो साइन का बना दिया मैंने कॉस का कुछ ऐसा होता है। तो इसमें अगर देखा जाए तो निगेटिव नहीं होगा, तो ऊपर ही आ जाएगा, कॉस स्क्वायर है ना, निगेटिव नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है बच्चों, सिंपल सी बात है।
तो पूरा तो 2 पाई का ही रेंज होता है ना, 2 पाई में, जिसको करने में टाइम टी लगता है, तो सही तो लिया हमने टी। ठीक है, पावर हमारे पास आया क्या था, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर म्यू इंटू बी, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर म्यू इंटू भी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस का के इंटू एक्स इंटू डी टी, इसका इंटीग्रेशन 0 से टी तक अपॉन 0 से टी तक डी टी का। तो देखिए अब इतना बड़ा हमको करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब तो कांस्टेंट वैल्यू ही है, हमको बस ये फंक्शन चाहिए भाई। एवरेज वैल्यू इस सब का थोड़ी निकाला था हमने, इस सब का थोड़ी निकाला था हमने, तो बस इसका एवरेज निकाला है। तो हम लोग बस निकाल देते हैं कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का माइनस के एक्स का क्या होता है एवरेज वैल्यू, मान लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं 0 से टी तक कॉस स्क्वायर थीटा ही है, वो अंदर कुछ भी लिखा रह सकता है, तो यहाँ पे डी टी कर देते हैं, डी टी 0 से टी तक। देखा जाए तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं बच्चों, एक फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा का, उसमें बोला जाता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है उसका फॉर्मूला। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, कॉस 2 थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी टी लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। 0 से टी तक, नीचे डी टी है 0 से टी तक, चलिए पूरा ही कर देता हूँ, मैं मैथ्स पढ़ाने लगा मैथ्स में ये चीज़ बताया जाता है बच्चों, देखिएगा यहाँ पे अगर अलग अलग कर दें ये चीज़ कॉस 2 थीटा और 1 को, तो कितना हो जाएगा, हाफ तो बाहर निकल जाएगा। कॉस 2 थीटा का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन ऑफ 2 थीटा हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा। अगर टाइम के टर्म में हमने लिखा है बच्चों, अगर हमने टाइम के टर्म में लिखा है तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं यार, हम लोग को तो पता ही है बच्चों इसका वैल्यू क्या होता है, टाइम पीरियड का वैल्यू 2 पाई बाई ओमेगा होता है। ठीक है ठीक है, तो 2 पाई बाई ओमेगा ही धर देंगे यहाँ पे यार, है ना, 2 पाई बाई ओमेगा ही धर देंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं 1 है तो टी है तो 2 पाई बाई ओमेगा ही हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा डी टी है तो 2 पाई बाई ओमेगा ही हो जाएगा भाई। साफ साफ दिख रहा है ये चीज़ जो आपको थीटा लिए थे ना बच्चों, ये चीज़ जो आप थीटा लिए रखे हैं, ये टी इक्वल टू एक्स इक्वल टू 0 पे क्या वैल्यू हो गया, एक्स इक्वल टू 0 अगर डाल देंगे, जो थीटा पूरा लिए है ना हम लोग, समझ रहे हैं मैंने क्या बोल रहा हूँ, थीटा का वैल्यू जो हमने लिया है ओमेगा टी माइनस का के इंटू एक्स, अगर हम एक्स इक्वल टू 0 पे पुट कर दें तो हमारे थीटा का वैल्यू ओमेगा टी आ जाएगा। और वही चीज़ तो हमें चाहिए बच्चों, हम अगर पूरा देख रहे हैं साइन या कॉस का, दोनों का एक ही आता है, साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा का, तो इसमें वैल्यू ऐसे हो जाएगी और ये ऐसे हो जाएगी। तो हम अगर एक्स इक्वल टू 0 भी पुट कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक्स इक्वल टू ये भी पुट कर सकते हैं, कुछ कहीं पे भी ले सकते हैं। तो एक्स इक्वल टू 0 पे पुट कर दें तो ओमेगा ऑफ टी आ जाएगा, तो यहाँ पे थीटा की जगह पे हम लोग ओमेगा ऑफ टी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओमेगा ऑफ टी लिख देंगे तो ओमेगा इंटू टी का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, ये कट जाएगा तो साइन ऑफ 4 पाई आ जाएगा, साइन 0 0 होता है, साइन 4 पाई भी 0 हो जाएगा तो 0, फिर ये डालेंगे तो फिर भी 0, और बचा ये कट गया तो हाफ आ गया, तो इसका मतलब हो गया हाफ आ गया। इसका मतलब इसका वैल्यू जो होता है ना वो जो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू जो होता है वो हाफ होता है, ये हाफ हो गया, बाकी सब तो कांस्टेंट ही था, तो इसको डिवाइडेड बाई हाफ कर देंगे। अरे यार सिंपल सी तो आ गया वही चीज़ इतना करना नहीं है, ये सब ऐसे ही मैंने बता दिया है, सब करना उतना कुछ नहीं है, ठीक है, आपको बस ये चीज़ ध्यान रखना है, हाफ होता है, ठीक है, काफ़ी आसान है बच्चों। इंटेंसिटी देख लेते हैं, छोटा सा चीज़ है, इंटेंसिटी को बोल दिया जाता है, ऐसे बोल दिया जाता है ना, एनर्जी प्रोपोगेट, एनर्जी प्रोपोगेशन, एनर्जी प्रोपोगेशन पर सेकेंड
पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास करने वाला इज इंटेंसिटी। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। मतलब मान लेते हैं ना, कोई भी हमारे पास अगर वेव दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ वेव इस डायरेक्शन में है, हो सकता है ये चीज़ आगे भी यूज हो बच्चों, है ना, आगे भी यूज हो। समझिएगा, इस टाइप से हम लोग अगर ले लिए हैं, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया परपेंडिकुलर है, मतलब ये ऐसे है और ये ऐसे ऐसे इस पे वेलोसिटी ऑफ वेव है, ऐसे करके यहाँ पे एनर्जी ऐसे ऐसे प्रोपोगेट कर रही है, वर्टिकली परपेंडिकुलर, समझ रहे हैं ना ऐसे। आई थिंक क्लियर होगा। वेलोसिटी ऑफ वेव इस डायरेक्शन में, एनर्जी प्रोपोगेशन भी इस डायरेक्शन में हो रहा है, बिल्कुल। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है हमारे पास बच्चों, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। तो बोला जाता है इंटेंसिटी का वैल्यू जो होता है वो होता है, अब देखिए एनर्जी प्रोपोगेशन पर यूनिट टाइम क्या होता है बच्चों, पर सेकंड क्या होता है, पावर ही तो होता है, पावर पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया इसी को बोल दिया जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी अपॉन ए करके, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वाट पर सेकंड में आएगा, इसका वाट पर मीटर स्क्वायर में आ जाएगा यूनिट। चाहे तो इसको डायमेंशन भी लिख सकते हैं, वाट मतलब पावर, पावर एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है, तो एम एल टू टी माइनस टू एनर्जी पर यूनिट टाइम टी, मीटर स्क्वायर एरिया एल स्क्वायर, एल स्क्वायर एल स्क्वायर कट गया, तो इसका वैल्यू आ जाता है एम टी माइनस थ्री में इंटेंसिटी का। ये बहुत आसान सी चीज़ें हैं। एक्चुअली में बात ये है, एक्चुअली में बात ये है कि हमारे पास हमेशा इंटेंसिटी का वैल्यू नहीं पूछा जाएगा, एवरेज इंटेंसिटी का वैल्यू पूछा जाएगा। एवरेज इंटेंसिटी क्या होता है, एवरेज पावर अपॉन एवरेज एरिया, तो नहीं, एरिया तो पूरा ही लेंगे ना। तो एवरेज पावर क्या था बच्चों, पीछे हमने देखा था, एवरेज पावर क्या आया था, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर म्यू इंटू वेलोसिटी ऑफ वेव डिवाइडेड बाई एरिया। म्यू क्या था हमारे पास बच्चों, मास पर यूनिट लेंथ था, मास पर यूनिट लेंथ था, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर मास पर यूनिट लेंथ इंटू एरिया, लेंथ इंटू एरिया क्या हो जाएगा, ये पूरा इसका एरिया है, मान लेते हैं इसका छोटा सा लेंथ यहाँ पे ऐसे करके dx होगा यहाँ पे, तो लेंथ इंटू एरिया इसका क्या हो जाएगा, ये एरिया और थोड़ा सा लेंथ dx, मतलब एल है दिया है, कोई दिक्कत नहीं, पूरा वॉल्यूम ही तो आ जाएगा, ठीक है। तो एवरेज इंटेंसिटी का वैल्यू जो होगा बच्चों, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर और मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी होता है इंटू वी, लेकिन एवरेज जो था वो बच्चों क्या था, एवरेज पावर हाफ था ना, नीचे हाफ था, भूल गया मैंने, तो नीचे टू भी आएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती रहती है ना। नीचे टू था ना, किधर गया, नीचे टू था। आसान है बच्चों, चीज़ें हो सकती है आपको थोड़ा सा टफ लग रहा हो, लेकिन ठीक है, क्या कर सकते हैं बच्चों, ये सब हो सकता है कभी कभी पूछ लिया जाए। कभी कभी एक चीज़ और यूज होता है, टर्म जो यूज होता है वो एनर्जी डेंसिटी का यूज करते हैं, ये सब सवालों में यूज हो सकता है। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होता है बच्चों, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को ही बोल दिया जाता है एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी हमारे पास क्या है बच्चों, अरे यार पावर इक्वल टू हमने क्या पढ़ा, डी ई बाई डी टी पढ़ा, ठीक है। तो एनर्जी क्या हो जाता है, पी डी टी हो जाता है। छोटा सा अगर बात करें तो पर यूनिट वॉल्यूम, डी भी लिख देते हैं, वॉल्यूम को डी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम किस तरीके से और लिख सकते हैं बच्चों, पी इंटू डी टी, वॉल्यूम 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 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, पावर इंटू डी टी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ, मतलब डी एक्स। इसको और कैसे लिखा जा सकता है, पावर अपॉन एरिया का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, पावर अपॉन एरिया इंटेंसिटी होता है, तो इंटेंसिटी
और dx बाई dt क्या होता है, वेलोसिटी। तो हम लोग लिख सकते हैं एनर्जी डेंसिटी को बच्चों, एनर्जी डेंसिटी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, वो क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी अपॉन वेलोसिटी ऑफ वेव, ऐसे भी करके हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये सब लिखने का तरीका है, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, हो सकता है, बट सवाल एक दो कर लेते हैं जल्दी से। 2f दिया हुआ है, सेम मीडियम में है, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय द वाइटी कर्व, ठीक है, रेशियो ऑफ एवरेज इंटेंसिटी। अब डायरेक्ट आपको पता चल गया है कि एवरेज इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होता है, एवरेज पावर अपॉन 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 क्या होता है, एरिया होता है। सिंपल सी बात है बच्चों, तो ये आपको पता है, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू वेलोसिटी, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, मैं तो भूल ही गया बच्चों, आपको नहीं भूलना है, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर रो इंटू वी डिवाइडेड बाई 2 था, ठीक है, आपको नहीं भूलना है बच्चों, हम गलती से भूल गए लेकिन आपको नहीं भूलना है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं, हम लोग को चाहिए क्या, दो रेशियो चाहिए, वेव 1 और वेव 2 है, तो इसमें क्या क्या कांस्टेंट रहेगा, एम्पलीट्यूड अलग अलग है, ये कांस्टेंट नहीं लगा, डेंसिटी कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, ये हटा देते हैं, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का वैल्यू क्या होता है बच्चों, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी होता है, या फिर ओमेगा का वैल्यू 2 पाई बाई टाइम पीरियड होता है। तो ओमेगा अगर वेरी कर रहा है तो टाइम पीरियड भी वेरी करेगा, और इनका टाइम पीरियड अलग अलग है, हाँ, अलग अलग ही तो है टाइम पीरियड, ये पूरा यहाँ पे है, इसका टाइम पीरियड यहीं पे है, अलग अलग है, ओमेगा लिखना पड़ेगा, ए लिखना पड़ेगा, और वेलोसिटी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा, तो वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो लेमडा अपॉन टाइम पीरियड, ओके। तो ये भी वेरी करेगा क्योंकि लेमडा और टाइम पीरियड भी वेरी कर रहा है, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो लिखना पड़ेगा यहाँ पे इंटेंसिटी जो है, एवरेज इंटेंसिटी, वो प्रोपोर्शनल आएगा ओमेगा का स्क्वायर ए स्क्वायर भी। तो चलिए, अगर हम लिखना चाहें तो ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई स्क्वायर, 2 पाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू वेलोसिटी है क्या है, फ्रीक्वेंसी, लेमडा डिवाइडेड बाई टी है, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल आ जाएगा, एवरेज इंटेंसिटी जो है प्रोपोर्शनल आएगा ए स्क्वायर लेमडा अपॉन टी का क्यूब। चलिए कर देते हैं जल्दी से, इंटेंसिटी ऑफ वन निकाल लेते हैं, वन का क्या होगा बच्चों, ए स्क्वायर, मतलब ए पहले का एम्पलीट्यूड 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, लेमडा समझिएगा, लेमडा और टाइम पीरियड समझना पड़ेगा यहाँ पे। जो वेव 2 है, ये वाला वेव जो है बच्चों, इसका टाइम पीरियड यहीं तक है, पूरा टाइम पीरियड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ये दूसरा टाइम पीरियड है इसका, ये 2t हो जाएगा यहाँ पे, है ना, ये भी t है, ये भी t है, तो पूरा इसका टाइम पीरियड यहाँ से यहाँ तक चलने में 2t लग रहा है, t यहाँ पे, और वेव 1 एक ही बार में टाइम पीरियड इतना है, तो जो टाइम पीरियड इसका है वही इसका 2 टाइम्स का है, मतलब कि टाइम पीरियड ऑफ 1 वो 2 टाइम्स है टाइम पीरियड ऑफ 2। और तो और लेमडा कैसे हम लोग देखते थे, लेमडा इसका ये होता था, ये लेमडा है, इसका ये लेमडा है, तो ये 2 टाइम्स ऑफ लेमडा मिलके इसका पूरा लेमडा बना रहा है, लेमडा ऑफ 1 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लेमडा 2, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो लेमडा ऑफ 1 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लेमडा 2 भी होगा। चलिए, अब तो कर ही सकते हैं, तो देखा जाए तो 1 वाला लिख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेमडा 1 मतलब 2 टाइम्स ऑफ लेमडा 2, टी का क्यूब है, टी का क्यूब है बच्चों, टाइम पीरियड का क्यूब, तो टी 2 टाइम्स ऑफ t2 का क्यूब कर देंगे। अब आप निकाल सकते हैं, डिवाइडेड बाई कर दें क्या, डायरेक्ट कर देते हैं, एवरेज इंटेंसिटी ऑफ 2 डिवाइड बाई एवरेज इंटेंसिटी ऑफ 1 क्या हो जाएगा, इसको नीचे लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम्पलीट्यूड स्क्वायर 2 का स्क्वायर इंटू लेमडा 2 पर t2 आ जाएगा का क्यूब आ जाएगा, ये कट जाएगा इससे, ये कट जाएगा इससे, देखा जाए तो कितना आ रहा है बच्चों, ऊपर 25, ये कट जाएगा इससे, 8 गुने 2 16 तो आ रहा है, तो
25/16 आंसर हो गया। सिंपल सी बात है यार, ऐसे किया जा सकता है। मास डेंसिटी आपको दे दिया है। मास डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट लेंथ म्यू ही तो है, ये 5 × 10⁻² है। टेंशन आपको 80 न्यूटन का दे दिया है बच्चों। आपको एक चीज़ और दे दिया है, साइनसॉइडल फ्रीक्वेंसी आपको दे दिया है 60 हर्ट्ज का है बच्चों, ठीक है, 60 हर्ट्ज का है। और यहाँ पे एम्पलीट्यूड आपको दे दिया है 6 सेंटीमीटर का। पूछ रहा है पावर कितना होगा, हाउ मच पावर। पावर कितना होता है बच्चों, ω²A² म्यू इंटू वेलोसिटी ऑफ वेव cos² ω t - kx / 2 कब होता है, जब एवरेज निकालते हैं। एवरेज तो नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इसका टर्म कुछ दिया नहीं है, तो एवरेज पावर ही पूछ रहा होगा। नहीं बोला जाता, एवरेज ही निकालिएगा। ω²A² म्यू इंटू वेलोसिटी ऑफ वेव / 2। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चों। कर तो सकते हैं ना आप, कि ये भी नहीं करिएगा। ओमेगा का वैल्यू क्या होगा, 2π इंटू फ्रीक्वेंसी। ये वैल्यू पता है, ये पता है, म्यू पता ही है। वेलोसिटी ऑफ वेव फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा कर ही सकते हैं। फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा तो कर ही सकते हैं बच्चों। फ्रीक्वेंसी दे ही रखा है, लेमडा नहीं दे रखा है। लेमडा अगर नहीं दे रखा है बच्चों तो कैसे करिएगा आप लोग। एक सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ वेव तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, √ में T/μ करके, है ना। तो यहाँ से निकाल लीजिएगा। बहुत आसान है यार, किया जा सकता है बच्चों। आप लोग खुद से करिएगा, आसान ही है यार। भले ही थोड़ा सा लंबा हो गया बच्चों, लेकिन आप समझ गए तो आपको अच्छा लगा होगा। तो यहाँ तक आने के लिए बच्चों आपको बहुत बड़ा वाला थैंक यू। मिलेंगे आगे, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।